कॉपी कर दो। Yeah, okay. Good afternoon, everyone. Today we'll be discussing a very important disease, HIV/AIDS, और उसके लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, that is National AIDS Control Program. Why we are so much concerned about HIV/AIDS is कि एक तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. Problem with HIV/AIDS is there is a window period of 10 years. आप स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हो एलिजा जो है वो ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए. वो जो है कंफर्मेटरी टेस्ट है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट. HIV का इंक्यूबेशन पीरियड नहीं कहलाता, विंडो पीरियड कहलाता है. एंड विंडो पीरियड इज एज लॉन्ग एज 10 years. मतलब किसी को इंडिविजुअल आज HIV से इन्फेक्ट होता है तो साइन एंड सिम्टम आने में 10 years लगेंगे. पता ही नहीं लगता इंडिविजुअल को कि वो HIV पॉजिटिव है. एंड ही और शी में ट्रांसमिट द डिजीज टू हम्टी नंबर ऑफ पीपल. जो प्रोपोगेटेड एपिडेमिक की बात करते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मेरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में HIV के बहुत सारे मरीज आते थे. तो इंटर्नशिप में आई विल गिव यू अ सिनेरियो व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ प्रोफेशनल टू नो इट. कि इंटर्नशिप के दौरान जो है हाउ मेनी ऑब्स गायनी की आपकी पोस्टिंग हो गई है. आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है? एनीबडी हैज एनी आइडिया? ARM. अगर नॉर्मल लेबर है विमेन का और वो लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा, मतलब मेम्ब्रेन नहीं फूटी, पहले मेम्ब्रेन फूटेंगी, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकलेगा, तब जाके लेबर प्रोग्रेस करेगा. कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि साहब मेम्ब्रेन ही रप्चर नहीं हुई. मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई तो लेबर प्रोग्रेस नहीं करेगा. तो व्हाट अ डॉक्टर डज इज कि एक स्कैल्पल लेगा और हल्का सा चीरा लगाएगा एमनियोटिक मेम्ब्रेन पे कि वो जो बैलून है, इट्स अ बैलून बेसिकली, वो बैलून फूटे और उसके अंदर का जितना फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड, वो बाहर निकले, तभी लेबर प्रोग्रेस करेगा, वरना नहीं करेगा. ये ऑब्सगाइनी में पढ़ाएंगे आपको, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहलाता है ये. तो वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने ये ARM का प्रोसीजर किया. एमनियोटिक फ्लूइड स्प्लैश करके बाहर आता है. तो वो बिल्कुल स्प्लैश करके बाहर आया और बाहर आते ही वो उसके फेस पे आ गया और कॉर्निया, चश्मा नहीं लगाया था तो कॉर्निया पे आ गया. एक्चुअली प्रॉब्लम विद HIV इज कि पेशेंट कंसील, मतलब छुपा लेते हैं अपनी, दे कंसील देयर आइडेंटिटी कि वेदर दे आर HIV पॉजिटिव और HIV नेगेटिव. वो अब अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट होगा, आप हिस्ट्री एलिसिट करोगे, वो ये कहेगा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है और मैं HIV नेगेटिव हूँ. आपने प्रोसीजर कर लिया और प्रोसीजर करने के बाद आपके सपोज उसके ब्लड जो है, ब्लड बॉर्न है, नीडल स्टिक इंजरी है, दो HIV कैन नॉट उसका चांस जो है नीडल स्टिक इंजरी से 0.03% है. पर डायरेक्ट अगर कांटेक्ट आ जाएगा, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड का कॉर्निया पे डायरेक्ट कांटेक्ट आया, तो द डॉक्टर हैज टू टेक द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. पूरा का पूरा 12 वीक्स 14 वीक्स का प्रोफाइलैक्सिस लेना पड़ेगा. समझ में आया? दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और HIV बहुत कॉमन है. HIV बहुत कॉमन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और एंड सेकेंड, अगर एपिडेमियोलॉजी ऑफ HIV/AIDS बात करूं, HIV इज वेरी कॉमन इन लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो अगर गवर्नमेंट अस्पताल में काम करते हो तो गरीब पेशेंट आएंगे, वेरी कॉमन. और अगर प्राइवेट अस्पतालों में काम करते हो तो हाई क्लास जेंट्री आएगी, उसमें भी इट्स कॉमन. यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं बात कर रहा था विंडो पीरियड की. आपने एलिजा करा लिया, एलिजा नेगेटिव है, एलिजा नेगेटिव है तो भी कंफर्म नहीं हो जाता कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है या नहीं है. तो आपको मेडिसिन में पढ़ाएंगे व्हाट आर द मैनिफेस्टेशंस या मेजर एंड माइनर क्राइटेरियाज टू डायग्नोज जो है HIV. कैन एनीबडी टेल मी फ्यू ऑफ दोस? पिछली बार मैंने ट्यूबरकुलोसिस बताया था,
तो हर टीबी का केस जो आपके पास आता है, स्पेशली एमडीआर एंड एक्सडीआर टीबी, सस्पेक्ट कर लो कि एचआईवी हो सकता है। लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट इन अ यंग इंडिविजुअल। ओल्ड इंडिविजुअल में तो कैंसर भी हो सकता है, यंग इंडिविजुअल में भी कैंसर होता है, बट कैंसर की प्रोबेबिलिटी ओल्ड एज में ज्यादा होती है। यंग इंडिविजुअल आ रहा है, लॉस ऑफ वेट है, लॉस ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वेट है, तो यू कैन थिंक ऑफ एचआईवी एड्स। तो एचआईवी एड्स दूसरा। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन, एलिसा नेगेटिव आया, कंफर्मेटरी टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट है, आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया है। मुझे ये बताओ फर्स्ट मार्कर टू डिटेक्ट एचआईवी इन इंडिविजुअल इज। मेरे को अगर किसी इंडिविजुअल का फर्स्ट मार्कर 1 महीने के अंदर मुझे पता लगाना है कि पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं है, तो हाँ, CD4 काउंट तो बहुत लेट स्टेजेस में जाता है। CD4 काउंट जब लेस देन 400 होगा तो तभी एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम तब होगा जब CD4 काउंट 400 से कम हो जाएगा और पेशेंट को इम्यूनिटी खत्म हो गई। इम्यूनिटी खत्म हो गई तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने लग गई। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में बहुत सारी चीजें पढ़ाते थे, जैसे अनएक्सप्लेन्ड फीवर फॉर लास्ट 1 मंथ। अनएक्सप्लेन्ड फीवर, ठीक नहीं हो रहा, इट कुड बी एचआईवी। अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ट्यूबरक्लोसिस, एमडीआर एक्सडीआर टीबी, पीसीपी, न्यूमोसिस्टिस कार्नाई निमोनिया। तीसरा, मैंने एक केस देखा था, हमारे यहाँ बहुत केस आते थे एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के, तो उसमें ओरल कैंडिडियासिस केस देखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। जो चीज जो है ना, आप चीज खाते हो तो पूरी अंदर स्वॉलो मत करो, चबाते रहो, तो क्या होगा कि हल्के हल्के वाइट स्पॉट पूरी की पूरी म्यूकोसा में आ जाएंगे। उस पेशेंट का मुंह खोला, पेशेंट के पूरे बक्कल म्यूकोसा, पूरे के पूरे पैलेट पे, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, बक्कल म्यूकोसा, गम्स, हर जगह वाइट स्पॉट है, पैथोग्नोपिक। मेरे टीचर मुझे बोलते थे कि ये केस मिल गया, बेड साइड डायग्नोसिस है, पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है। एचआईवी पॉजिटिव नहीं, एड्स पॉजिटिव है, मतलब CD4 काउंट बहुत कम है, ओरल कैंडिडियासिस। ठीक है, तो माय क्वेश्चन वाज कि सबसे पहला मार्कर कौन सा एचआईवी में पॉजिटिव आएगा? इट इज P24 एंटीजन एसे। P24 एंटीजन एनवेलप होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाएंगे, आप लोगों को पढ़ ली ना माइक्रोबायोलॉजी, तो हो गई खत्म आपकी। P24 एंटीजन एसे जो है वो फर्स्ट मार्कर है जो एचआईवी में पॉजिटिव आता है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट तो क्या हुआ, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनी, खूब सारे इंडिविजुअल। और प्रॉब्लम क्या थी कि इंक्यूबेशन पीरियड कम होता तो कम से कम पता तो लग जाता है कि पेशेंट को एचआईवी है। जेल्स, प्रिजनर्स, आईवी ड्रग अब्यूजर्स, ट्रक ड्राइवर्स, ये सारे के सारे जो हैं हाईली प्रोन टू एचआईवी। तो इस वजह से ये जो लोअर स्ट्रेटा है उसमें एचआईवी पॉजिटिव जो है वो क्या है, धीरे धीरे क्योंकि विंडो पीरियड 10 साल का था, पता ही नहीं लगा और फैलती गई बीमारी। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया कि इसको कंट्रोल करो। मैंने बताया था आपको, प्रिवेंशन, कंट्रोल, एलिमिनेशन, एरेडिकेशन। कंट्रोल का मतलब इंसिडेंस और प्रेवलेंस कम करो। अभी तो हम उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। अब आपको ऑल इंडिया प्रीपीजी की जब तैयारी करोगे तो बात पढ़ाऊंगा कि एड्स की वैक्सीन भी आ रही हैं। अब फेज 2 फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं, मॉडिफाइड वैक्सीनी, अंकारा और एचआईवी। हो सकता है कि आप लोग प्रैक्टिस करो, बाय द टाइम यू हैव पास योर एमडी तब तक एचआईवी की वैक्सीन आ जाए। एचआईवी इज वन डिजीज जिसके अगेंस्ट वैक्सीन आ रही है, मलेरिया इज अनदर डिजीज जिसके अगेंस्ट वैक्सीन आ रही है, मलेरिया के लिए भी आएगी। सो एनएसीपी वॉज लॉन्च्ड इन 1987। Ministry of Health and Family Welfare set up an organization, National AIDS Control Organization, to implement and monitor the components of the program. बाकायदा public health specialist हमारे को after doing MD community medicine या PSM, these are the all programs जिनमें हम लोग project directors वगैरह बन सकते हैं. Few of my friends are working in NACO also. NTEP में project director हैं, routine immunization में project director हैं. तो ये दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो इम्प्लीमेंट करते हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को। ठीक है, तो नैको का जैसे एक टर्म कहलाती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपको पढ़ा देता हूँ, इट्स अ शॉर्ट नोट फॉर यू।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या क्या मतलब होता है, या इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, सॉरी पब्लिक प्राइवेट नहीं हुई, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन का मतलब, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन? भाई दो सेक्टर आपस में मिलके काम कर रहे हैं, ये इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है। मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था कि डॉट्स प्रोवाइडर कौन होता है। डॉट्स प्रोवाइडर कम्युनिटी में कौन होता है? इट कुड बी अ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, इवन इट कुड बी अ स्कूल टीचर एज वेल। तो स्कूल टीचर किस में आती है? एजुकेशन सेक्टर में, और हम उसको डॉट्स प्रोवाइडर बना रहे हैं। वी आर हेल्थ सेक्टर, वो एजुकेशन सेक्टर, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन हो गया ना। वैसे ही इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है नैको में भी करता है। ये नैको जो है कॉन्डम प्रमोशन करता है। नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ऑफ कॉन्डम इज प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कॉन्डम प्रमोशन कर रही है एज अ फैमिली प्लानिंग मेथड, और नैको कॉन्डम प्रमोशन कर रहा है टू प्रिवेंट HIV एड्स, स्पेशली इन एरियाज जहां पे इंसिडेंस और प्रेवलेंस क्या है। आजकल ज्योग्राफिकल मैपिंग, जैसे आप GPS देखते हो ना, उस तरीके से हम लोग मैपिंग कर लेते हैं एरियाज की। वो एरियाज प्रॉब्लम एरियाज कहलाते हैं। जैसे मलेरिया का प्रोग्राम पढ़ाऊंगा आपको, मलेरिया में भी यही होता है। वो प्रोग्राम एरियाज डिलिमिनेट कर दो। क्या है ये? डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच कहलाती है। क्या है कि आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ, और एक स्ट्रेटेजी जैसे मैं हूं, अगर मैं आप टीचर हूं तो आपका हर एक स्टूडेंट का एक ही कैलिबर होता है क्या? नहीं होता। कुछ स्टूडेंट को ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कुछ स्टूडेंट्स को कम पढ़ना पड़ता है। वैसे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे HIV एड्स है ही नहीं, तो उन एरिया पे इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। जिन एरिया पे HIV एड्स बहुत ज्यादा है उन एरियाज पे फोकस करो। तो इस वजह से जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच जो है वो नैको यूज करता है। इसके लिए क्या है? GPS यूज करता है, और GPS करके प्लॉटिंग हो जाती है इंडिया के मैप में। इंडिया के मैप में प्लॉटिंग होके, जैसे मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र इज वन एरिया, तमिलनाडु इज वन एरिया, केरला इज वन एरिया, दिल्ली इज अनदर एरिया। ये चार, और महानगर जितने हैं ना ये, क्योंकि यहाँ हायर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, और बाकी जो है जहाँ स्लम एरिया ज्यादा है वहां पे उन स्लम एरिया को फोकस किया जाता है, क्योंकि वहां लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप ज्यादा है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम एरियाज डिलिनिएट किए जाते हैं। अभी से पढ़ाऊंगा आपको सर्विलेंस कैसे की जाती है। 1986 फर्स्ट केस ऑफ HIV was detected. AIDS task force was set up by ICMR. You don't have to remember everything. NSCP 1 1992 में आया था, 1999 में NSCP 2 आया था, 2007 में NSCP 3 आया था, 2014 में अब जो चल रहा है वो NSCP 4 है, फोर्थ फेज। जैसे फोर्थ जनरेशन आईफोन की जनरेशन होती है ना, उसी तरीके से फोर्थ फेज चल रहा है, और फोकस करना चाहते हैं प्रॉब्लम एरियाज को। 4 स्ट्रेटेजीज है। अचीव्ड prevention and control. Primary goal is to halt and reverse the epidemic in India over the next 5 years by integrating programs for prevention, care, support and treatment. Prevention of new infection in high risk groups. अब मैंने high risk groups आपको बता दिए। high risk group कौन है? Prisoners, truck drivers, IV drug abusers, prostitutes, ये सारे के सारे एरिया जो है हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। ये इन हाई रिस्क ग्रुप्स जो हैं उनको काउंसिल करना, इनमें न्यू इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना। सैचुरेशन ऑफ कवरेज ऑफ हाई रिस्क ग्रुप्स विथ टारगेटेड इंटरवेंशन। आप प्लॉट कर लो कि इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंस है या यहाँ हाई रिस्क ग्रुप ज्यादा है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स, IV ड्रग अब्यूजर्स, या सेक्सुअल रैकेट कहाँ चल रहा है, या इस तरीके की बातें, और वहां पे जो है आप हायर फोकस करो। स्केल्ड अप इंटरवेंशन इन जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन में इसकी, अब मैं ICTC की बात करूंगा थोड़ी देर में। बेसिकली बात यह है, ओनली थिंग इज काउंसलिंग, ओनली बेसिकली सेक्सुअल काउंसलिंग करनी होती है, तो वो उसको स्केल्ड अप किया जाता है। क्योंकि पीपल, इवन डॉक्टर्स वी हैव सीन, स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स वी हैव सीन, जनरल पब्लिक में तो है ही, they don't want to talk, they have hesitancy and they don't want to talk about it. So until and unless
we open up and we give proper health education and we change the behavior of individual and not even individual, mass of population, तब तक बेटा ये बीमारी जो है नहीं जाएगी. Providing greater care, support and treatment of large number of people living with HIV/AIDS, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. क्यों? एक होती है मेडिकल प्रॉब्लम, एक होती है सोशल प्रॉब्लम, एक होती है मेडिको सोशल प्रॉब्लम. मेडिकल प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, इंडिविजुअल को हार्ट अटैक आया, वो मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल ट्रीटमेंट ही जरूरी है उसको. एक होती है सोशल प्रॉब्लम, ब्रोकन फैमिलीज, डाइवोर्सेस, ये वो जो है अर्ली डेथ ऑफ वन ऑफ स्पाउस, ये सारी की सारी सोशल प्रॉब्लम है. एडिक्शन इज अ सोशल प्रॉब्लम. मेडिको सोशल प्रॉब्लम में पहले जमाने में आता था लेप्रेसी, कुष्ठ रोग. क्या था? आप लोगों की विजिट भी हुई होगी कुष्ठ आश्रम में, हुई है? नहीं, ड्यू टू कोविड पैंडेमिक नहीं. कौन कौन जयपुर को बिलोंग करता है? कुष्ठ आश्रम गलता जी जानते हो? घाट की वो जो है जयपुर जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर पे खत्म हो जाता था. जो लेप्रेसी का मरीज होता था उसको शहर से बाहर कुष्ठ आश्रम उधर पहाड़ी के पीछे बना हुआ है, वहां भेज देते थे. क्यों? क्योंकि इट्स अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, मेडिको सोशल प्रॉब्लम. फोबिया इतना था. क्यों? क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगा. बगल में अगर लेप्रेसी का, कुष्ठ रोग का मरीज हो गया तो उसके बगल में नहीं बैठना, वरना आपको भी हो जाएगा. तो क्या है कि गांव से निकाल दिया साहब, शहर से ही निकाल दिया, दूर रहे. सेम कंडीशन गोज विद HIV/AIDS. आपको पता लग जाए. अब इसमें काउंसलिंग में एक और चीज आती है, आपने टीवी में सुना भी होगा ऐड, HIV छूने से नहीं फैलता, साथ खाना खाने से नहीं फैलता. क्यों बोलने की जरूरत आ रही है ये कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो? बट स्टिल अगर आपको पता लग जाए, बिलीव मी, योर सबकॉन्शियस माइंड वोंट अलाउ इट, कि आपके बगल में HIV पॉजिटिव पेशेंट या AIDS पॉजिटिव पेशेंट खाना खा रहा है, आप उसके बगल में बैठ के खाना खा लो. अपने आप डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. तीसरा, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज इन प्रिवेंटिव केयर सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल. इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना है. ह्यूमन टास्क फोर्स जो है उसको हायर ट्रेन्ड ह्यूमन टास्क फोर्स जो है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे काम करना है. स्ट्रेंथनिंग अ नेशन वाइड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, HIMS सुना है नाम? हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, या HMIS भी बोलते हैं, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्या होता है? एक टर्म कहलाती है सर्विलेंस. सुना है नाम? सर्विलेंस का क्या होता है? सर्विलेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअस स्क्रूटिनी ऑफ द फैक्टर्स दैट लेड टू अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज. 3 तरीके के सर्विलेंस होते हैं. इस कंसेप्ट को समझो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक होता है एक्टिव सर्विलेंस, एक होता है पैसिव सर्विलेंस, एक होता है सेंटिनल सर्विलेंस. एक्टिव सर्विलेंस का क्या मतलब होता है? मलेरिया के केस में एक्टिव और पैसिव दोनों सर्विलेंस किए जाते हैं. पैसिव सर्विलेंस का मतलब हम कुछ काम नहीं कर रहे. मरीज फीवर विद चिल्ड्रन राइगर लेके आया, आपने ब्लड फिल्म करा ली, उसमें MP पॉजिटिव आ गया, आपने मलेरिया डिटेक्ट कर लिया, वो पैसिव सर्विलेंस है. यू आर पैसिवली डूइंग वर्क, यू आर नॉट एक्टिवली डूइंग वर्क. समझ में आया? पैसिव सर्विलेंस कि मरीज आया आपके पास, जैसे HIV का इसमें भी तीनों की जा सकती है. HIV का पेशेंट आया आपके पास विद XDR TB या MDR TB, आपने उसका वो जो है कॉफ विद एक्सपेक्टोरेशन आया था, आपने CB नॉट कराया, पेशेंट के H और R रेजिस्टेंस आई, आपने उसको कैटेगरी 4 में डाला MDR TB. अब आपके दिमाग में क्लिक किया MDR TB का केस है, एक बार HIV टेस्ट करा लेता हूँ. आपने HIV टेस्ट कराया, HIV टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया. ये हुई पैसिव सर्विलेंस. एक्टिव सर्विलेंस का मतलब क्या है कि वर्कर जो है वो घर हाउस टू हाउस जाएंगे एंड दे लुक फॉर केसेस. जो भी सस्पेक्टेड केस होगा उसका ब्लड फिल्म लेके आ जाएंगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे कि HIV पॉजिटिव है या नहीं है. एक्टिव सर्विलेंस HIV में नहीं किया जाता, मलेरिया में किया जाता है. आई विल टेल यू द रीजन व्हाई आफ्टरवर्ड्स. पर मलेरिया के केस में पेशेंट से 3 या 4 क्वेश्चन पूछो. क्या बुखार 15 दिन फोर्टनाइटली विजिट होती है? 15 दिन पहले बुखार आया था,
मैं आज आया हूँ, इस वो जो है इस 15 दिन के बीच बुखार आया, आप कहीं बाहर गए आपको बुखार आया, या आपके घर में कोई आया जिसको बुखार आया, इनमें से कोई भी आंसर हाँ है तो पेशेंट का ब्लड, वो इंडिविजुअल का ब्लड ले लो, ब्लड लेके स्लाइड बनवा लो, स्लाइड बनवा के ये देख लो उसमें एमपी पॉजिटिव, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम पॉजिटिव है या नहीं है। ठीक है, दिस इज एक्टिव सर्विलेंस। एचआईवी के केस में की जाती है सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस का मतलब होता है लुक फॉर हिडन केसेस, लुकिंग फॉर हिडन केसेस इन द कम्युनिटी। मतलब मैं ये देखना चाहता हूँ वो मुझे नॉर्मली नहीं मिलेंगे। नॉर्मली आप जनरल पॉपुलेशन का सर्वे कर लो, आपको एचआईवी मरीज कितने से मिलेंगे। आप जाओ, या मैं इंडिविजुअल अपनी एक टास्क फोर्स बनाऊं और उस टास्क फोर्स को कहूं कि पूरे जयपुर का राउंड काट, और जयपुर का राउंड काट के ये देख कि जयपुर में कितने एचआईवी पॉजिटिव है, इंडिविजुअल नहीं मिलेंगे मेरे को। तरीका क्या होता है? तरीका सेंटिनल सर्वेलेंस होता है। क्या किया जाएगा? स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाती है। स्नोबॉल क्या होती है? स्नोबॉल की क्या खासियत है? व्हाट इज अ स्नोबॉल? किस किस ने बर्फ देखी है? हाथ खड़े करो। हाँ, बर्फ मतलब आप चढ़े हो और आपने पहाड़ के ऊपर से जो है वो, एनीबडी, नॉट नोबडी इज फॉन्ड ऑफ ट्रेकिंग। वो जो है होता क्या है कि आप पहाड़ पे चोटी, आप माउंटेन के टॉप से एक बर्फ का गोला बनाओ और बर्फ का गोला नीचे फेंको, उसके साथ स्नो ऐड होती चली जाएगी और बर्फ का गोला बढ़ता चला जाएगा। ये स्नोबॉल कहलाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है, वही कैरेक्टरिस्टिक सेंटिनल सर्विलेंस में लिया जाता है। सेंटिनल सर्विलेंस में क्या, मुझे एक मरीज मिला एचआईवी पॉजिटिव, वो हमेशा ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, किसी को कोई बीमारी हुई उसको 2 या 3 लोग पता होंगे जो सिमिलर बीमारी से ग्रसित होंगे, क्योंकि वो वहीं इन्वेस्टिगेट करवा के आया है, वहीं उसको पता होगा। तो उस इंडिविजुअल, जिस एक इंडिविजुअल को आपने आइडेंटिफाई किया जो एचआईवी पॉजिटिव है, उसको कहा कि 2 आदमी बता भाई जिनको एचआईवी है इस शहर में। उसने 2 बताए, फिर उनसे 2 और पता करे, उनसे 2 और पता करे। अगर कम्युनिटी में एज सच जाते तो नहीं पता लगते, बट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्पैन कि आपने 3 महीने तक एक रिसर्च प्लान करी और रिसर्च में आपको 600 या 700 या 1000 का सैंपल साइज मिल गया। समझ में आया सेंटिनल सर्विलेंस क्या है? Now, HIV screening, most commonly used test is ELISA. Rapid test और simple test generally use नहीं होते, ELISA use होता है। Confirmatory diagnosis of HIV/AIDS, Western blot test. Screening test, 1 out of 3 tests done in screening every blood unit before transfusion. ये important है, कोई भी blood transfusion बिना HIV testing के नहीं किया जाता। 2 out of 3 screening tests done for screening in person who are symptomatic. ये आप को माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया ही होगा। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट इन डिटेल, मेथड टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ गिवन सैंपल, वायरल कोर प्रोटीन P24 एंड एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन GP41। P24 एंटीजन ऐसे जो है वो अर्लीस्ट मार्कर है, 1 महीने में पता लग जाता है आपको। NSCP, अच्छा इसमें चलो इस पे बात करता हूँ। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑन प्रिवेंटिव एफर्ट्स सीकिंग टू इंटीग्रेट प्रिवेंशन विद केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज काउंसलिंग। काउंसलिंग, subpopulation with high risk of exposure will receive highest priority of intervention। मैंने बताया टास्क फोर्स बनाई जाती है, जीपीएस से मैपिंग की जाती है। जनरल पॉपुलेशन में तो आप स्केल्ड अप इंटरवेंशन करोगे ही, रिपीटेड काउंसलिंग सेशंस करोगे ही करोगे। जो टारगेटेड पॉपुलेशन है उसको स्पेसिफिकली टारगेट दिखाया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ किस तरीके से हेल्थ एजुकेशन, आप लोग सब मूवी देखने जाते हो, पिक्चर हॉल में कैंसर के लिए हेल्थ एजुकेशन दिखाई जाती है। उसमें पेशेंट दिखाए जाते हैं जिनमें लाइव कैंसर दिखाया जाता है उनका, कि आपके ये ओरल कैंसर हो जाएगा, ये लंग कैंसर हो जाएगा, और उसके बाद विच विल गिव नॉट टू एवरीवन। अगर हम अगर हम 20 to 30% पॉपुलेशन को भी मतलब मैं 1 साल तक काउंसलिंग सेशन करूं
और एक साल में 20% पॉपुलेशन को भी अगर बचा पाया तो दैट इज ऑल्सो अ सक्सेस, दैट इज ऑल्सो अ सक्सेस। यही मोटो लेके प्रोग्राम चलाया जाता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में पहले आईएमआर की बात करते थे हम। आईएमआर आज से आपके सीनियर बैचेस को जब पढ़ाते थे हम लेस देन 30 की बात करते थे कि 30 से कम लानी है आईएमआर 30 से कम लानी है। अब क्या हुआ, 31 ले आए, अब आईएमआर को रिड्यूस करके 25 कर दिया। सेम गोज विद दिस, एक इंटरवेंशन करी और उस सब पॉपुलेशन जो है उसमें टास्क फोर्स लगा के इंटरवेंशन करके वहाँ इंसिडेंस और प्रेवलेंस ऑफ न्यू इन्फेक्शन जो है कम किया, न्यू इन्फेक्शन वहाँ कम किया। उसके बाद जो है सब्सिक्वेंटली हम लोग दूसरी जगह चले गए। Those who need treatment with of STI, voluntarily counseling and testing and condom promotion is there. See, I want to wanted to talk to you about VCTC and ICTC center. See, general population में it's a medico-social problem. We all know that. Social phobia है इसके साथ, HIV के साथ। तो किसी भी इंडिविजुअल को आप फोर्स नहीं कर सकते। इट इज वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। आप इंडिविजुअल का ब्लड सैंपल HIV टेस्टिंग के लिए उसकी मर्जी के बिना नहीं ले सकते, पहली चीज याद रखना। क्यों? क्योंकि सोशल प्रॉब्लम है ये। दूसरी चीज, जैसे HIV पॉजिटिव यहाँ पे अगर कोई पेशेंट आता है तब हम उसकी शीट जो होती है ना, पूरी की पूरी पेशेंट की शीट, उसके ऊपर कभी भी HIV पॉजिटिव नहीं लिखते, बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्क्लोज हिज आइडेंटिटी टू एवरीवन। इसीलिए उस पे फाइल पे लिख दिया जाता है बायो हैजार्ड। तो बायो हैजार्ड लिख दिया जाता है ताकि जो हमारी कम्युनिटी के लोग उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, कंपाउंडर हो, डॉक्टर हो, रेजिडेंट हो, स्टूडेंट्स हो, वो लोगों को पता लग जाए ये HIV पॉजिटिव पेशेंट है, इसके ब्लड सैंपल, इसके सीमन सैंपल और जो भी आप वो कर रहे हैं, जो भी आप फ्लूइड ले रहे हैं उसकी बॉडी में से, उसको असाइटिक टैप कर रहे हैं या वट एवर यू आर डूइंग इट, प्लूरल टैप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो फ्लूइड जो है वो HIV पॉजिटिव होगा। इसलिए स्पेशल ध्यान रखें। तो इस केस में यूनिवर्सल प्रिकॉशन का यूज होता है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन नाउ, ठीक है। तो एक टर्म कहलाती है VCTC, वॉलंटरली काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, ये एस्टैब्लिश होता है। दूसरा मैंने आपको शायद पिछली बार बढ़ाया भी था, एक टर्म कहलाती है कि HIV के 3 मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पहला है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दूसरा है IV ड्रग अब्यूजर, IV फ्लूइड या ब्लड और ब्लड ब्रॉन प्रोडक्ट्स, तीसरा इंपॉर्टेंट जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है मदर टू चाइल्ड या पेरेंट टू चिल्ड्रन। तो एक टर्म कहलाती है, माइक्रोबायोलॉजी में जाना, बेसमेंट में ICTC सेंटर बना हुआ है अपने बेसमेंट में। हम विजिट पे भी ले जाते थे क्योंकि आप लोगों को कोविड में विजिट पे नहीं ले जा पाए हम लोग। तो ICTC सेंटर एस्टैब्लिश हुआ है। ICTC इज इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। अब इसमें एक टर्म ऐड किया, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? हमने VCTC तो रखा ही, साथ में प्रिवेंशन ऑफ मदर पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन और ऐड कर दिया, ये इंटीग्रेट किया है। ICTC इज इक्वल टू VCTC प्लस प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV/AIDS। Those who need prophylaxis and management of opportunistic infection and those who need ART. ART stands for antiretroviral therapy. हार्ट कहलाता है ये, HAART, हाईली इफेक्टिव एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी। जिडोवुडिन, लैमिवुडिन, नेविरापिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है मोस्टली। फार्माकोलॉजी में पढ़ाया होगा आपको, और उसके बाद मेडिसिन में इसकी फर्दर क्लास होगी। ये आ गया नेक्स्ट, जिसको इंटीग्रेट किया गया, प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एंड पीडियाट्रिक ART। इसमें नेविरापिन का प्रोफाइलैक्सिस भी दे दिया जाता है अगर मदर पॉजिटिव है तो। ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग आप दे सकते हो, मिक्स्ड फीडिंग कतई नहीं देनी। एंड अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो शी इज अ कैंडिडेट ऑफ सिजेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवानी। दीज आर द 3 मेजर मेजर्स। मदर को एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी दोगे, साथ में सिजेरियन सेक्शन करोगे, नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराओगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए करोगे,
अगर मिक्स्ड फीड एक बार भी हो गया तो एक बार भी उसने ऊपर का सेरेलैक या आर्टिफिशियल मिल्क पाउडर या पानी या कुछ भी पिला दिया बच्चे को, तो जो है आपको उसके बाद उसको कह देना है कि अब आप ब्रेस्ट फीड मत कराना, ऊपर का ही खिलाना। और लास्टली prophylaxis to the child, nevirapine prophylaxis to the child. Provide nutritional support and opportunities of income generation, जो आप कुष्ठ रोग में देखते हो। Rehabilitation of individuals who are suffering from HIV/AIDS, न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड है, काम भी नहीं होता उनके पास, तो नैको ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, नैको में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने पास ही एम्प्लॉय कर लेते हैं। जैसे कुष्ठ रोग में कुष्ठ रोग आश्रम वाले खुद ही वो ब्लॉक प्रिंटिंग का काम करते हैं, दरी बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा, अकाउंटेंट होगा, वो अकाउंट संभाल ले, पढ़ा लिखा आदमी होगा वो मैनेजर का काम कर ले, और जो लेबर क्लास है जिसको लेप्रेसी हो गई वो आके ये लेबर का काम कर ले। वैसे ही प्रोग्राम्स में इसी तरीके से करा जाता है। नैको में क्या करेंगे, नैको में पेशेंट्स जो हैं डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिफिकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन देयर कैपेबिलिटीज, उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है अदर एक्टिविटीज में। यस, स्टैंड अप, आप खड़े हो, क्लास से बाहर चलो, खड़े हो। आपको मैं देख रहा हूं आप काफी देर से मोबाइल भी कर रहे हैं। एंड नाउ व्हाट यू आर डूइंग, स्टैंड अप। क्या नाम है आपका? हाँ, जा बेटा क्लास से बाहर। नेक्स्ट इज, चलो क्लास से बाहर चलो। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, आउटरीच एक्टिविटीज, रेफरल्स एंड पैलिएटिव केयर। साइको सोशल सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट जो है, इट्स अ सिचुएशन ऑफ क्रॉनिक डिप्रेशन। जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे हैव लॉस्ट देयर इंटरेस्ट इन लिविंग, so they need psychosocial support, referrals and lastly palliative care। इस पे बहुत काम होना बाकी है। इंडिया में अभी तक पैलिएटिव केयर पे काम नहीं हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ पैलिएटिव, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पैलिएटिव केयर? पैलिएटिव केयर का मतलब क्या होता है? पैलिएटिव केयर का मतलब है जो एंड स्टेज डिजीज में आ गए उनको पेनलेस डेथ देना, एग्नी से रिलीव करना। क्वेश्चन यूथेनेसिया पे भी आता है कि जिसको पता है प्रोग्नोसिस पुअर ही है उसको पेनलेस डेथ ही दे दो, बट दैट इज अगेंस्ट एथिक्स। वी आर नो वन टू गिव लाइफ एंड वी आर नो वन टू टेक लाइफ एज वेल। बट पैलिएटिव केयर जो है, इट्स अ वेरी, सी, death is also a natural phenomena just like birth। जो आया है वो जाएगा। the only objective of medical professional is to improve the quality of life of the patient, improve the quality of life of the patient। तो जिसको एंड स्टेज डिजीज हो गई उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है कि उसको आसानी से पेनलेस डेथ हो जाए। ये पैलिएटिव केयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मेटा एनालिसिस किया था, आजकल कंसेप्ट आ रहा है एक यूके ब्रुकलिन के डॉक्टर के साथ। हो क्या रहा है कि आजकल एक कंसेप्ट आ रहा है अल्ट्रासाउंड गाइडेड नर्व ब्लॉक्स। अल्ट्रासाउंड गाइडेड क्या है, इसमें कंसेप्ट ये है कि जैसे सीए सर्विक्स का पेशेंट है, क्या है, मेरे को इंटर्नशिप का आज भी वो दिन वो याद है कि एक बूढ़ी माई थी, वो दिन भर उसके वर्टिब्रल मेटास्टेसिस हो गए थे, पेल्विक बोन्स में भी मेट्स हो गए, स्पाइनल कॉर्ड में भी मेट्स हो गए। तो ये जब मेट्स हो जाते हैं तो पेशेंट इज इन 24/7 पेन। तो वो जब भी देखती थी मुझको तो वो कह देती थी कि एक पेन किलर लगा दे, इंजेक्शन लगा दे। गोलियां चल रही थी सुबह शाम, पेन किलर सवेरे शाम चल रहे थे, पर वो क्योंकि 24 घंटे पेन किलर का, वोवेरॉन इंजेक्शन का कितनी देर का असर रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे 4 घंटे। आपने 2 बार इंजेक्शन लगाया, 8 आवर्स तक उसका असर रहा, बाकी 16 आवर्स तो उसको पेन बियर करना है। तो क्या होता है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड नर्व ब्लॉक्स का कंसेप्ट आ रहा है। क्या करेंगे, पेन पाथवे खत्म कर देंगे। वट ब्रेन मेट्स तो हुए, वट स्पाइनल मेट्स भी हुए, स्पाइनल मेट्स हुए, पेल्विक बोन मेट्स हुए। बोन मेट्स आर वेरी 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 पेनफुल। तो बोन मेट्स हुए, कैंसर का पेशेंट है, बोन मेट्स हुए तो क्या करो, हाथ पैर तो चलते रहे,
पेन पाथवे जो है उसको अल्ट्रासाउंड करके नर्व ब्लॉक कर दो इंजेक्शन के साथ। ये एक कंसेप्ट है जो अब आ रहा है धीरे धीरे। वी हैव बीन वर्किंग ऑन पैलिएटिव केयर, यू ऑल विल बी वर्किंग ऑन पैलिएटिव केयर now. Will work on NACP4 will work with women's group, youth group and trade unit to integrate HIV prevention to their through their activities. ब्लड सेफ्टी बात कर चुका हूं। किसी भी ब्लड कैंप में किसी भी ब्लड विदाउट HIV टेस्टिंग किसी भी इंडिविजुअल को ब्लड नहीं चढ़ाया जाता। बात कर चुका हूं मैं इसकी। VCTC सेंटर, वॉलंटरी काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर पॉइंट इसमें मैं एक बात बताना भूल गया। क्या है कि डॉक्टर स्यू भी हो जाते हैं। आपने पेशेंट है, एक पेशेंट आया, आपने उसका टेस्ट कराया, वो टेस्ट में HIV पॉजिटिव आ गया, आपने उसकी स्पाउस को ये बता दिया कि आपके हस्बैंड जो है वो HIV पॉजिटिव है। तो दिस केस हैज हैपेंड फ्यू नंबर ऑफ टाइम्स, आई हैव रेड इट, कि उस डॉक्टर पे केस कर दिया गया क्योंकि उसका डाइवोर्स हो गया, उसको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई थी। तो इसीलिए इट इज वॉलेंट्री, हमेशा याद रखना इट इज वॉलेंट्री एंड यू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट। रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, जो आपको नहीं बतानी है वो बात नहीं बतानी है, इफ एंड बट नहीं है इसमें। और कोर्ट हमेशा डॉक्टर को या वकील हमेशा डॉक्टर को सूली पे चढ़ाने के लिए तैयार बैठे। तो इट इज यू एंड यू ओनली हु हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ। आप ये कह ही नहीं सकते कि मुझे मालूम ही नहीं था ये। इसीलिए इट्स वो जो है आजकल इतनी ज्यादा बात करी जा रही है, मेडिकल करिकुलम भी चेंज हो गया, CBME की बात करी जा रही है कि कॉम्पिटेंट बनाओ, कॉम्पिटेंट बनाओ। एटलीस्ट इस लेवल पे तो लाओ बच्चों को कि है ना वो फंसे ना, बाद में फंसे ना, क्योंकि फंस जाते हैं। STD कंट्रोल प्रोग्राम, मैनेजमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थ्रू सिंड्रोमिक अप्रोच, इसकी अलग क्लास होगी, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल विथ। NACO has branded the STI services as Suraksha Clinic and has developed a communication strategy for generating demand for these services. कलर कोडेड किट्स होती हैं। इन कलर कोडेड किट्स ये देखो, इसमें एक तो यूरेथ्रल डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया का मेदर मेल और फीमेल। यूरेथ्रल डिस्चार्ज सिग्निफाइज कौन सा STD? अरे यूरेथ्रल डिस्चार्ज है, मेल में हो या फीमेल में हो। STD की बात करूं तो नॉर्मली कौन सी? इट इज गोनोरिया। वेजिनाइटिस कुड बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। जेनाइटल अल्सर्स के लिए किट 3, 4 एंड 5, व्हाइट, ब्लू और रेड की। अल्सर हो गया तो इट इज सिफिलिस। जेनाइटल अल्सर्स को, ए टेक होम मैसेज वन मोर, जेनाइटल अल्सर्स को कभी भी बिना ग्लव्स पहने मत छूना। जहां जहां छुओगे वहां वहां सिफिलिस हो जाएगा। ये यूजुअली फिंगर्स पे जो है सिफिलिस हो जाता है, अल्सर बन जाता है आपके डॉक्टर्स के खुद के या नर्सिंग स्टाफ के। लोअर एब्डोमिनल पेन, स्क्रॉटल स्वेलिंग, येलो एंड ब्लैक, ये अलग से होगा कलर कोडिंग ऑफ द कॉन्डम प्रमोशन। आजकल नया कंसेप्ट आ गया है। PHCs पे आप देखोगे तो टेबल पे नीरोज जो है पटक देते हैं कि रोज जो है सवेरे एक स्टाफ की ड्यूटी लगाते हैं, रोज सवेरे 100 नीरोज जो है वो टेबल पे रख दे, जितने इंडिविजुअल को चाहिए वो ले जाए अपने आप। PHC पे ये होता है इस तरीके से। कॉन्डम वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल कर दी जाती हैं। वो जो है आप बटन दबा, क्योंकि स्टिल हम लोग NACO ने और NACP प्रोग्राम में ये देखा, पीपल आर हेजिटेंट टू बाय कॉन्डम्स और टू से इवन की कॉन्डम्स दे दो। तो जो है इसलिए कॉन्डम वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल करी गई PHC पे, यूं ही रख देते हैं कि आप ले जाइए। HIV सर्विलेंस, HIV सेंटिनल सर्विलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पढ़ा दिया, ये हिडन केसेस आइडेंटिफाई करनी है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक पकड़ो HIV पॉजिटिव पेशेंट, उससे बोलो 2 बता, फिर उन दोनों को पकड़ो 2 और बता। इस तरीके से चेन बनती चली जाएगी और आपके पास विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सारा जो HIV पेशेंट का पूल है, देयर वुड बी सम पॉपुलेशन जो कि लेफ्ट बिहाइंड होगी, जिसको नहीं पकड़ पाओगे आप, पर हिडन केसेस में मोस्टली HIV पॉजिटिव पेशेंट आप कैच होल्ड कर लोगे। HIV सीरो सर्विलेंस, इसमें वो जो है ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। एड्स केस सर्विलेंस, जिसमें आप
CD4 काउंट भी कम हो गया और पेशेंट को फुल ब्लोन एड्स हो गया। STD सर्विलेंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, क्यों बात करी जा रही है? क्योंकि एनीबडी हु इज कमिंग फॉर STD will be suspected for HIV as well. Anybody who is coming with STD, whatever diseases, sexually transmitted disease के लिए पेशेंट आया तो आपको उसको HIV सस्पेक्ट करना ही करना है। बिहेवियरल सर्विलेंस मैंने बात करी ली इस पे। इंटीग्रेशन ऑफ सर्विलेंस विद अदर डिजीजेस लाइक TB। टारगेटेड इंटरवेंशन, the vulnerable section of the society is like sex workers, it is IV drug abusers, truckers, homosexual men, migrant laborers, street children. These are all high risk groups जिनमें होने के संभावना बहुत ज़्यादा है। But remember, these are lower strata, lower socio-economic people. पर अगर आप epidemiology of HIV देखोगे तो it is common in higher society as well. Targeted intervention include behavior change. IEC stands for Information Education Communication and BCC stands for Behavior Change Communication. क्या मतलब है इन दोनों का? What is IEC? What is the basic difference between मैंने आपकी क्लास ली HIV पे, NACP पे, ये क्या है? ये IEC है या BCC है? It is IEC। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, एजुकेट किया और कम्युनिकेट किया आपसे। What is the only difference between, अगर इस IEC को मुझे BCC में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप जाते हो फैमिली प्लानिंग, आज तक हम पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए? जाते हैं, ज्ञान दे के आ जाते हैं। एक फैमिली प्लानिंग मेथड यूज करो, सबसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, IUD, जिनके 2 बच्चे हो चुके हैं वो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। गए, 1 घंटे का लेक्चर दिया गांव वालों को, एजुकेट किया उनको और वापस आ गए, पर फिर भी सक्सेस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि IEC कर रहे हैं, BCC नहीं कर रहे। BCC का क्या मतलब होता है? क्या डिफरेंस है IEC और BCC में? फॉलो अप नहीं कर रहे, फॉलो अप नहीं कर रहे। आप गए फैमिली प्लानिंग या बिहेवियर चेंज में किया कि सेक्सुअल बिहेवियर जो है ऑल्टर किया आपने इंडिविजुअल्स का, या IV ड्रग अब्यूजर्स का, या कोई भी बिहेवियर चेंज वो जो है इंफॉर्मेशन दी। तो IEC में तो आप गए, इंफॉर्मेशन दी और वापस आ गए। BCC में अगले हफ्ते फिर गए, उसके अगले हफ्ते फिर गए, फिर एक इस तरीके से प्लान आउट होता है कि एक बार एक कांटेक्ट सेशन रखेंगे, 15 दिन बाद दूसरा रखेंगे, फिर 1.5 महीने बाद रखेंगे, फिर 6 महीने बाद रखेंगे और फिर 1 साल बाद रखेंगे। इस तरीके से इंडिविजुअल्स का 1 साल तक फॉलो अप करते रहेंगे। पढ़ाया जाता है ना कि आप एक बार एक चैप्टर को पढ़ोगे तो 30% से ज़्यादा रिकलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आपने दोबारा पढ़ लिया उसको तो 40-50% होता है। अगले तीसरे दिन उसको दोबारा अगर पढ़ लिया तो ऑलमोस्ट 70-80% रिटेन हो जाता है। यही तरीका होता है पढ़ाई का भी। फैमिली हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज प्रिवेंटिव। आई हैव टोल्ड यू 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। ऑप्ट इन आउट, ये भी नहीं है। ऑल इन इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव टू एंड एडोलेसेंट्स एड्स। ये एक और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जो सामने आ रही है NACP प्रोग्राम में। आई हैव टोल्ड यू ऑल दोज हाई रिस्क ग्रुप्स आर देयर, बट एडोलेसेंट कौन होते हैं? 10 to 19 years of age। आजकल ये देखा जा रहा है, अगर HIV एपिडेमियोलॉजी की बात करें, क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी कम्स एट द एज ऑफ 14-15 ईयर्स, तो ड्यू टू देयर बिहेवियर जो है, यूजुअली एडोलेसेंट्स जो हैं उनमें भी प्रेवलेंस ऑफ HIV एड्स ज़्यादा देखी जा रही है। तो इट इज़ पार्टनरशिप बिटवीन UNAIDS, UNICEF टू रीच एडोलेसेंट फॉर HIV सर्विसेज एंड टू एंड एड्स एपिडेमिक बाय 2030। आपको बस इतना सा याद रखना है। इसमें 75% रिड्यूसिंग न्यू इन्फेक्शन बाय एटलीस्ट 75%, reducing AIDS related deaths by 65% and achieving zero discrimination। ये strategy है ऑल इन मेंबर इनिशिएटिव। Any doubts?